आप सभी को मेरा नमस्कार स्नेह। स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, पढ़ाई कर ही रहे होंगे। एक 10वीं के विद्यार्थी को एक अच्छा रैंक प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा मान प्राप्त करने के लिए अभी सभी बिंदुओं को और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक होता है। इसलिए मैं आपके साथ आपका सहयोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा, साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और यदि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना ज़रूर और जो है ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या है, आपका एक छोटा सा लाइक थंब का जो आप बटन दबाते हैं वो हमारे लिए प्रेरक होता है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम बहुपदों का और गुणनखंड कैसे करते हैं इसको देखेंगे। मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लिया है और ये तीनों उदाहरण भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करते हुए मैं आपको गुणनखंड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो गुणनखंड है वो है उभयनिष्ठ निकालकर हम कैसे गुणनखंड करते हैं। हमको यहाँ पर देखना है कि पहले प्रश्न में अपने को ये ध्यान में आता है कि जब हम पहले प्रश्न को हल करते हैं तो हमको ये ध्यान में आता है कि 4x² + 8x। जब मैं इसको हल करने जाता हूं तो अपने को ध्यान में आ गया कि यहाँ पर 4 को अगर कॉमन निकालना चाहें, 4 यदि हम कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, निकल जाएगा। अब x को भी यदि हम लोग देखें, 4 को मैं कॉमन निकाल दिया। अब इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 2 है, तो मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो एक x भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अपने पास बचता कितना है, तो 4 तो कॉमन निकल चुका है, 2x में से 1x निकल चुका है, तो हमारे पास केवल 1x बचेगा। प्लस लगा दिया हमने। अब यहाँ पर 4 हमने कॉमन निकालना है, यहाँ 8 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और x तो है बाहर निकल चुका है। इस कारण से जो पहले वाले उदाहरण का हमारा जो गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड हो गया, बहुत आसानी से हो गया। तो 4x और दूसरे ब्रैकेट में हमने लिखा x धन 2। सरलतम रूप में, इसको और सरलतम रूप में यदि नहीं लिखा जा सकता तो फिर ये गुणनखंड हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो हमारे पास हल है, दूसरे गणित के लिए हम हल देखते हैं। हमारे पास x² - 16 गुणनखंड करने की जो दूसरी विधि है वो है सर्व समीकरणों के उपयोग से। हमने 5-6 प्रकार के सर्व समीकरण पढ़े होंगे। इन सभी सर्व समीकरणों का हम उपयोग करके कैसे किसी भी गुणनखंड को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसे मैंने एक गुणनखंड करने के लिए एक सर्व समीकरण जिसका इसमें हम उपयोग करने वाले हैं, x² - 16 ये लिखा है। चलिए मैं इसको लिखता हूँ x² - 4² लिख देता हूँ। ठीक है, और हमने एक सर्व समीकरण पढ़ा है, वो जो सर्व समीकरण है वो क्या है, याद कीजिए क्या है, याद कीजिए a² - b² का किसी को फार्मूला याद है? किसी को भी नहीं है तो कीजिए, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पे a² के जगह क्या है, x² है, और b² के जगह क्या है, 4² है। केवल हमको a के जगह x और b के जगह क्या रखना है, 4 रखना है। तो हमारा इस सर्व समीकरण के आधार पे a - b, a के जगह x माइनस b के जगह 4 और a + b मतलब x + 4। तो इन सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए हमने कितनी आसानी से ये गुणनखंड प्राप्त कर लिया। तो मुझको लग रहा है कि ये भी जो गुणनखंड है वो आपके लिए बहुत आसान होगा। सही है क्या? आसान है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप मुझको याद कर सकते हैं। अब जो तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, ये थोड़ा सा कठिन है, इसको समझना थोड़ा सा अनिवार्य है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न आपके इसी विधि से हल होंगे, जिसको हम बोलते हैं मध्य पद को तोड़कर। तीसरा जो उदाहरण है x² + 7x + 12, इसमें हमेशा जो चर राशि की घात 1 वाला पद होता है, x वाला जो पद होता है वो हमेशा मध्य पद होता है, ये ध्यान में रखेंगे। यदि ये पद नहीं है तो भी बनाइए, और यदि ये पद आगे पीछे लिखे हुए हैं तो इसको क्रम में लिखिए, पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर और छोटी घात। यहाँ पर भी x की घात 0 है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो चलिए
हमको मध्य पद को तोड़कर जब हम गुणनखंड करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है, 1 लिखा है, और अंतिम में कितना है, 12 है। आप इन दोनों को गुणा कीजिए तो 12 एकम 12। अब 12 जो है वो किसको किसको दो पद में इसको तोड़ना है, किसको किसको गुणा करने से 12 आएगा। चलो देखें, 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, 3 गुणित 4, ठीक है, और उसके बाद 4 गुणित 3, 6 गुणित 2, 12 गुणित 1, कुल मिला के यही है। इतना करने से 12 अपने को प्राप्त हो जा रहा है। अब यहाँ पर सोचें हम, इतना क्लियर हो गया, हमने इन दोनों को एक्स स्क्वायर के जो गुणांक हैं और जो एक संख्यात्मक मान है अंतिम में, है ना, जिसमें x नहीं है, इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 12। 12 को हम उसके अलग अलग गुणनखंड प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमको 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, 3 गुणित 4 ये प्राप्त हुआ है। अगला काम हमारा ये है कि इन तीनों में से कोई एक ही पद ऐसा है जिसको जोड़ने अथवा घटाने से हमको कितना मिलेगा, मध्य पद मिलेगा। देखिए 1 और 12 को जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, घटाएंगे तो 11 मिलेगा। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 और घटाएंगे तो 4, किंतु 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, बाहर में हम x लिख देते हैं, प्लस 12, ठीक है। अब इसको क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x, और ये प्लस का 12। अगले स्टेप पे हमको इन दोनों में कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x, और ये बचेगा x प्लस 3, ठीक है। और इन दोनों में हमको कॉमन निकालना है, तो चूंकि प्लस 4 के सामने ये प्लस लगा हुआ है इसलिए प्लस कॉमन हो जाएगा, और 4 और 12 इसमें हम लोग 4 कॉमन निकाल देंगे और ये हो जाएगा x प्लस 3। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये x प्लस 3, ये x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर ये दोनों पद जो होंगे हमेशा समान होंगे। यदि आप सही हल कर रहे हो तो ये आपको समान मिलने वाला है। अगले पद में हम क्या करेंगे, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, इन दोनों में कॉमन कौन है, ये दोनों पद कॉमन है, इसलिए x प्लस 3 को हम कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचता कितना है, x प्लस 4। इस प्रकार से आपको जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का एक गुणनखंड हमको इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने गुणनखंड के 3 विधियों का और जो है आज ध्यान किया है। पहला जो विधि है वो क्या है, जल्दी जल्दी क्या है, उभयनिष्ठ निकालकर। दूसरी विधि का नाम क्या है, सर्वसमीका द्वारा, है ना। हमने कई प्रकार की सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, फिर a माइनस बी होल क्यूब, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे बहुत सारे जो सर्वसमीका हैं वो हैं। किंतु हम 10वीं कक्षा में लगभग ऐसे ही 5-6 सर्वसमीकाओं को ही बारे में ही जानते हैं। तो दूसरी विधि थी सर्वसमीका, और जो तीसरी विधि है वो है मध्य पद को तोड़कर। और भी इसकी कुछ विधियां हैं, आगे के प्रश्नावली में, आगे के एक्सरसाइज में हमको वो भी देखने को मिलेगा। इसका खूब अभ्यास करते रहिए। मैंने तो आपको एक एक उदाहरण की सहायता से वीडियो छोटी बने, आपके ज्ञान के लिए अच्छी हो, इस दृष्टि से मैंने केवल एक एक उदाहरण का उपयोग किया हुआ है। आप अधिकाधिक प्रश्नों का और जो है अभ्यास करिए। अभी समय बड़ा मूल्यवान होता है, समय बीत जाने पर हम उसको और कितना भी प्रयास करें वापस लाने का तो वो अपने को नहीं मिलता है। इस कारण से समय को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए और आप सभी अपने पढ़ाई में नियमित रूप से लगे रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं, शुभ आशीर्वाद के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। नमस्कार।